मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आई होप आपने 11th स्टैंडर्ड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके चैप्टर सुना होगा, है ना सबने? यस सर। हाँ, तो Yes, उसमें sir. हाँ उसमें सिर्फ हमने सॉलिड के बारे में बात किया था। आप टेंशन मत लो, मुझे लग रहा है आप लोग टेंशन में आ गए। अरे 12th इजी है रे, ऐसा कुछ ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपके आपके फेस अब एकदम उतर गए, ऐसा सर मैं वो फील देखा हमें आपने जो एमसीक्यूज भेजे थे उसमें समझ गया कितना इजी है। नहीं बेटा, वो मैंने नहीं भेजे, वो सर ने खुद डाले थे। मैंने अभी तक सर को दे के रखे हैं। सर सर ने वो पर वो कहाँ से डाले सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही ना सर, उसमें से 5-6 ही आए, 4-5 ही आएंगे अभी हमको। अच्छा, मैं आपको है ना थोड़ा गाइड कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। पहली बात तो जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये चैप्टर हम स्टडी करते हैं ना, तो उसका मेन जो कंटेंट है वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप जब पूरा 11th और 12th खत्म करोगे ना, उसके बाद वो चैप्टर के एमसीक्यूज करने बैठोगे तो आपको सारे के सारे समझेंगे। रीजन बिहाइंड इज 12th में कुछ नए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप सुनोगे, जैसे इंडक्शन है, रिएक्टेंस है, इम्पिडेंस है, ऐसे कुछ नए वर्ड्स है जो आप सीखोगे, समझोगे, और उसके आपको फॉर्मूला यूनिट्स पता चलेंगे। उसके बाद आप जब चैप्टर देने बैठोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। हालांकि अभी आपको डिफिकल्टी क्या होगा कि नए नए वर्ड्स आपको नहीं समझेंगे, पहली चीज। दूसरा, आपको एरर के बारे में बुक में जो दिया है वो एक लिमिटेड रेंज तक दिया है। जब आप एंट्रेंस में पढ़ते हो ना तो एरर का बहुत डिटेलिंग इंफॉर्मेशन दी होती है जो आपको अभी तक नहीं पता है। तो ये दूसरी चीज हो गई। इसलिए एंट्रेंस बुक्स आपके पास होने का रीजन क्या होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है उस चैप्टर के ऊपर, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज से आप एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हो। अब आप बोलोगे एमसीक्यूज का लेवल हाई था, मैं मानता हूँ एमसीक्यूज में 3 लेवल होते हैं, बेसिक लेवल, एक एवरेज और एक एडवांस, ऐसे 3 लेवल होते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल मतलब आपके टेक्स्ट बुक से निकाले हुए एमसीक्यूज होते हैं, टेक्स्ट बुक के लेवल के, एकदम सिंपली फाइंड द डायमेंशन, या तो द डायमेंशन ऑफ पावर इज डैश, या यूनिट ऑफ दिस इज डैश, ऐसे ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। एवरेज मतलब इसमें आपको थोड़े क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, ट्रिक किए जाते हैं, तो वो ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। मतलब वो कैसे पता चलेंगे, जब आप उस चैप्टर का थरो नॉलेज रखते हो, साथ में एंट्रेंस का पढ़ाई की होगी। तीसरे होते हैं एडवांस, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आपने ऐसे सम प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। सब फर्स्ट टाइम कोई अटेम्प्ट करेगा ना ऐसे सम जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते, एडवांस वाले, वो बच्चा कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक एमसीक्यू सॉल्व करने को 1 घंटा भी लिया ना तो भी उसका आंसर नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ऐसे वाले एमसीक्यू जिससे पहले आपने कभी सॉल्व किए होंगे तो ही आपको उसका पैटर्न पता चलेगा, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज। तो अभी आप कौन से लेवल पे हो? क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले लेवल पे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप एवरेज लेवल पे हो जहां पर आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछो और आप आंसर निकाल पाओ? थोड़ा बहुत होंगे, 20%, 80%, बिल्कुल नहीं। क्या आप बेसिक क्लियर कर पाए हो? यहां पर डाउट है। जब आपको बेसिक चीज नहीं पता तो आप एवरेज और एडवांस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आपको स्टडी मटेरियल्स ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और ये 12वीं का जो सिलेबस है, मुझे पता नहीं अगले साल कोविड की वजह से एग्जाम होगा नहीं होगा, पता नहीं। इस साल कैंसिल हुआ, आज आपको सुना होगा न्यूज में कि 12th का एग्जाम जो अभी के बच्चों का था वो आज उन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। मतलब अभी उनको कोई एग्जाम नहीं है, बट एंट्रेंस रहेगा। आपके लिए भी एंट्रेंस रहेगा। 12th कैंसिल हुआ तो भी एंट्रेंस रहेगा। और 12th क्या हेल्प करेगा, एंट्रेंस के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको टाइम देगा। अब वो बच्चे इस साल एंट्रेंस देंगे, मैं बोलता हूँ गारंटीड वो लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12th का मेजोरिटी एग्जाम उन्होंने कॉपी करके लिखा है। आप सबको पता है आपने 11th के एग्जाम कैसे दिए, घर पे बैठ के क्वेश्चन आपको भेज देते थे, आपने आधे घंटे 1 घंटे में आंसर लिखे, आपको पता आपने आंसर कैसे लिखे। आपके सामने टेक्स्ट बुक भी ओपन होगा तो भी आपने बोला होगा नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमने कॉपी नहीं की, और वैसे आंसर लिखे। सोचो 12th वालों ने सबने ऐसे किए। मैंने 12th के पेपर चेक किए, मैंने देखा है सबने कॉपी करके ही लिखा है। 95% बच्चों ने कॉपी करके लिखा है। जेन्युइनली 5% बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग अच्छे से लिखते हैं। तो ऐसे में उनका कोई तैयारी नहीं हुआ है और अभी वो एंट्रेंस देने वाले अगले 2 महीने में, जुलाई के एंड में एंट्रेंस है। ठीक है, तो जुलाई के एंड में एंट्रेंस है, तो आप सोचो उनकी क्या मेंटालिटी होगी। 12th ठीक से हुआ नहीं है, एंट्रेंस का कोई उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया और एंट्रेंस देने वाले। एंट्रेंस में तो कुछ झोल नहीं होता है,
क्योंकि वहाँ क्लासरूम अवेलेबल करके देंगे। ऑनलाइन होगा तो भी उसमें टाइमर सेट होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ का क्वेश्चन का आप फोटो लिया, गूगल पे सर्च किया, आंसर मिला, आपने पेस्ट किया, उतना टाइम नहीं होता है। आप सोचो 45 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्या उनको लगता है फोटो खींच के गूगल पे डालेंगे, गूगल तुरंत आंसर देगा, ले 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 इसका आंसर ये, ले ले फटाक से टिक कर, इतना जल्दी देंगे? बिल्कुल नहीं। तो अभी एंट्रेंस में उनकी पता चलेगी जो लेवल है उनका। वैसे आपका भी अगले साल अगर एग्जाम नहीं हुआ तो एंट्रेंस होने वाला है ना, उसके बेसिस पे आपका करियर डिसाइड होगा कि आप आगे क्या लेने वाले हो। तो एंट्रेंस के लिए आपको एनी हाउ खुद को सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी कैसे? एंट्रेंस की बुक परचेस करो या फिर ऐप देख लो कहीं मिल रहा है कोई। तो नहीं, ऐप तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कंटिन्यूस मोबाइल से रीड करने से बेटर है फिजिकल हार्ड बुक होनी चाहिए आपके पास। थोड़ा सा कॉस्ट देखकर ऐसी बुक खुद परचेस करो। क्लासेस वाले नो डाउट देंगे, बट आप सेल्फ के लिए ले लो, क्योंकि एक बुक इनफ नहीं है। कोई भी एक बुक आप उठाते हो ना, मैं बोल रहा हूँ 40 to 60% ही आप पूरा एग्जाम का पेपर कवर कर पाओगे। कभी कभी तो 40% भी बहुत मैंने हाई बोल दिया। कोई भी एक बुक उठाते हो, अगर मैं मार्वल पूरा आपको सिखा भी दूं ना, मार्वल पूरा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो भी मैं श्योरिटी नहीं बोल सकता कि इसमें से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और आप सॉल्व कर पाओगे। मैं बोलूंगा 40% आएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। एररलेस सिखा दिया, एमटीजी सिखा दिया, तब जाकर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैंने 80-85% आपको सिखा लिया है। तो ऐसे कितने पब्लिकेशंस मार्केट में, सारे के सारे लेने हैं? बिल्कुल नहीं। चॉइस है 3 से 4 पब्लिकेशंस आप लो, जिसमें से मैंने आपको फिजिक्स में जो बताया है वो आपको लेने हैं। एररलेस आपके ऊपर है। मेरे को मार्वल पता है, बहुत अच्छी बुक है। एमटीजी पता है, बहुत अच्छी बुक है। एमटीजी में भी 2 वर्जन है, एक है फिंगर टिप और एक नॉर्मल है। मैं कल आपको या नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोनों बुक बताऊंगा, मेरे घर पर है दोनों। उसके अलावा प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक है, जिसको जेडबलई मेंस और एडवांस देना है उनके लिए। प्रदीप पब्लिकेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप की बुक है वो। काफी मोटी सी है वो बुक, आपको कवर अप करनी है। जिसको नीट देना है उनके लिए जीआरबी करके पब्लिकेशन है। जीआरबी पब्लिकेशंस की अलग से बुक आती है, वो ले सकते हो। किसी ने अरिहंत शायद परचेस किया है, मुझे शायद आशीष ने बताया था कि उसने अरिहंत लिया है। हाँ, अच्छी बुक है, बट वो बेसिक लेवल, मतलब फर्स्ट बेसिक और एवरेज लेवल के लिए आप कर सकते हो। उसमें 20-30% एडवांस के क्वेश्चन है, तो आपको जरूर वो प्रिफर करनी चाहिए। जिसने ली है उसको, नहीं ली है तो आप ले सकते हो, दूसरी पब्लिकेशन की बुक पे भी जा सकते हो। गलती से भी उत्तम पब्लिकेशन की बुक मत परचेस करना, गलती से भी उत्तम पब्लिकेशन की मत परचेस करना। इसके अलावा लास्ट ईयर क्लासेस वालों ने, मतलब आपके क्लासेस ने एक बुक प्रेफर की थी जो अच्छी थी, बट प्रिंटिंग मिस्टेक काफी थे। जो एक्चुअली उन्होंने नई प्रिंट करने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं, और मैंने उनको बताया भी था कि प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये बुक को रेफर मत करना। बच्चों को मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक रिया वाली बैच की थी, मतलब ये 2 साल पहले वाली बैच में। तो उसमें वो बुक का नाम था एबीसी मॉडर्न फिजिक्स। अभी नया वर्जन आया होगा उसका, और उसमें एरर कम होंगे तो आप ले सकते हो। बट पुराने वर्जन जो सबसे पहला एडिशन बन के आया था, लाइक पहला एडिशन नहीं था वो, नया रीप्रिंट होके आया था, उसमें गलती थी, प्रिंटिंग थी। तो एमटीजी पब्लिकेशंस की क्या नाम है, एमटीजी नहीं सॉरी, एबीसी, एबीसी मॉडर्न फिजिक्स, वो भी ठीक ठाक बुक है, आप ले सकते हो स्टडी के लिए। तो ये 3-4 हो गए। इसके अलावा एचसी वर्मा है, डीसी पांडे है। एचसी वर्मा और डीसी पांडे, ये दोनों बुक है ना, आपको 11th और 12th को जोड़ने का कॉन्सेप्ट बताएगी। मतलब 11th और 12th में क्या कनेक्शन है, उस टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, जिसमें 11th-12th के दोनों कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, जो नीट और जेडबल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एचसी वर्मा एंड डीसी पांडे, ठीक है। तो इतनी सारी बुक्स है। अब मैं चॉइस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कौन से बुक प्रेफर करना चाहते हो। अब आप बोलोगे मैंने एक बुक उठाई है, तो मैं बोलूंगा अच्छा बात है, एक बुक उठाओ और उसको पूरा पढ़ लो। विद इन 6 मंथ 4 मंथ आप पूरी बुक खत्म करो। टाइम कम लग रहा है, 8 मंथ ले लो, पूरी बुक खत्म करो। बट मेक श्योर आपके पास एक ही साल है, आपके पास एक ही साल है। अगले साल के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम आएगी, इसी टाइम के 1-2 महीने बाद, मतलब लगभग 14 मंथ है। तो आप 6 to 8 मंथ अगर एक बुक पढ़ने में ले रहे हो, तो आप सोचो आपको ऐसे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इनफ टाइम आपको निकालना है। प्लस में ये एक पब्लिकेशन हुआ, आपको और 2-3 पब्लिकेशन पढ़ने हैं, अगर किसी को बहुत अच्छे से स्कोर करना है तो। अब आप सोचो आपके पास कितना कम समय बचा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच में जागरूक कर रहा हूँ, मतलब आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि कितना कम समय आपके पास बचता है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बेटर है कि उतना टाइम एमसीक्यूज पढ़ने में डालो।
मूवीज देख रहे हो या गेम खेल रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो, कोविड के टाइम पे कुछ नहीं काम है तो वो बुक परचेस करो, उसमें टाइम डालो। मैं लिटरली बोलता हूँ वो टाइम डालने से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपके नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा। भले आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझे, बट रीड तो कर सकते हो ना, इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अभी यहाँ पर हम फ्लूइड के बारे में सीखने वाले। व्हाट इज फ्लूइड वो भी हम देखने वाले हैं। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो होता है उसे फ्लूइड कहते हैं। मतलब कौन सा चीज फ्लो होती है। एक तो वाटर फ्लो होता है, यानी वो लिक्विड है बट फ्लो होता है, इसलिए वो भी फ्लूइड में आया। और एक एयर है जो फ्लो होती है, मतलब वो एयर गैसियस है तो भी वो फ्लूइड में आती है। मतलब दो सब्सटेंसेस फ्लूइड में आ गए, लिक्विड एंड गैसेस। इसलिए हमने 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सीखा और 12th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सीखने वाले हैं। In 11th standard we discuss the behavior of solid under the action of force. फोर्स लगाने पर वो कैसा बिहेव करेगा, सॉलिड के बारे में वो हमने देखा। Among three states of matter, solid, liquid and gases, a solid nearly maintain its fixed shapes and volume even if a large force is applied to it. सॉलिड अपना शेप मेंटेन करके रखता है, अगर उसे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो भी। Liquid and gases do not have their own shape and they take the shape of the container vessel. कंटेनिंग वेसल, जो भी वेसल में लिक्विड और गैसेस को डाला गया वो उसका शेप ले लेते हैं, इसलिए खुद का कोई शेप नहीं है। ड्यू टू दिस लिक्विड एंड गैसेस फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और इसकी वजह से ये लिक्विड और गैसेस बाहरी फोर्स की वजह से अपने आप को मूव करवाते हैं यहाँ वहां। अ फ्लूइड मींस अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, देयरफॉर लिक्विड एंड गैसेस कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज अ फ्लूइड। अ फ्लूइड आइदर हैज नो रिजिडिटी और द रिजिडिटी इज वेरी लो। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, रिजिडनेस। सॉलिड के पास रिजिडनेस है, आप देखोगे वॉल रिजिड है, आप उसको एक पंच मारो वॉल नहीं टूटेगी, आपका हाथ दुखेगा। बट लिक्विड के अंदर रिजिडिटी का लेवल या तो नहीं के बराबर होता है गैसियस का, या तो बहुत कम होता है। लिक्विड में फिर भी होता है बट गैसियस में कोई रिजिडिटी है ही नहीं। आप हवा में वो पंच मारो, क्या होगा, आपको नहीं लगेगा। आपका पंच हवा को लगा है कि नहीं वो भी नहीं पता चलेगा। मतलब वहां पर रिजिडिटी बहुत कम या नहीं के बराबर है। ठीक है। In our day-to-day life, we often experience the pressure exerted by a fluid at rest and in motion. अब जनरली हम लोग दो तरीके के प्रेशर फील करते हैं, हालांकि हमें पता नहीं चलता। एक प्रेशर जब कोई चीज रेस्ट है और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और दूसरी जब कोई चीज मोशन है और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। लुक लाइक आप किसी बंद कमरे में हो, फैन बंद है, तो उस कमरे में जो एयर है वो आपको प्रेशर दे रही है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। अगर वो एयर मूव नहीं कर रही है ना नॉर्मली, तो उसका प्रेशर अलग होगा। फैन चालू करते ही आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है, तो वो मोशन वाली एयर का प्रेशर है। ठीक है। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। अभी दो नए कॉन्सेप्ट आप सीखोगे इस बुक के अंदर, एक विस्कोसिटी है और एक सरफेस टेंशन है। क्या होता है सरफेस टेंशन, ये थोड़ा डिले सीखेंगे, बाद में विस्कोसिटी और डिले सीखेंगे, बट प्रेशर के बारे में पहले जानकारी लेंगे। We will try to understand such a property in this chapter. ये दो मेजर प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में देखेंगे और इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, नई नई चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द फ्लूइड। Any substance that can flow is called as a fluid. A fluid is a substance that deforms continuously under the action of external force. Deform मतलब अपना फॉर्म चेंज करना। मतलब फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली अपना शेप बदलते रहता है। कैसे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। आप पानी का बॉटल लो, पानी का बॉटल प्लास्टिक का जो आता है ना, 10 रुपए वाला रेल वाला पानी आता है, वो प्लास्टिक का बॉटल लो, उसमें पानी भरो और उस बॉटल को स्क्वीज करना स्टार्ट करो, दबाना स्टार्ट करो, देखो पानी का लेवल ऊपर उठेगा। बराबर है। मतलब पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब उसका शेप बदल रहा है ना। ये तो आपने फोर्स लगाया इसलिए बदल गया। अगर वही बॉटल की जगह पे मेटल की बॉटल होती, आप उसको इतना इजीली दबा सकते थे? नहीं। इसका मतलब फ्लूइड जो है वो बाहरी फोर्स की वजह से कंटिन्यूसली अपना शेप बदल रहा है। आगे, फ्लूइड इज अ फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मास। व्हाट इज प्लाज्मा? टीवी। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आपको पता है क्या प्लाज्मा के बारे में? यस सर। तो इतना नॉलेज कहाँ से लाते हो? कोई एग्जांपल प्लाज्मा का? प्लाज्मा टॉर्च प्लाज्मा यूज इन इंडस्ट्री। टॉर्च, प्लाज्मा टॉर्च यूज इन इंडस्ट्री, कटिंग कटिंग के लिए। ओके, प्लाज्मा टॉर्च यूज करते हैं। ओ, मैं ये बोल सकता हूँ, लावा पता है आपको, वॉल्केनो में से निकलता है। Yes, sir. यस सर।
दैट लावा इज नथिंग बट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें तीनों कंबाइंड स्टेट है, लिक्विड है उसके अंदर, सॉलिडनेस है थोड़ा सा सूखने पर, और गैसेस भी निकलते रहते हैं, इट्स अ कंबाइंड स्टेट प्लाज्मास. ओके, but plasma is one of the four fundamental state of matter. It consists of gas of ions, free electrons and natural atoms. आप अगर प्लाज्मा को ठीक से समझना चाहते हो तो वो क्या है, आयंस, गैसेस के मतलब गैसेस ऑफ आयंस है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रल एटम्स होती है. हालांकि उन्होंने गैसियस लेवल पे जाके बताया, मैंने आपको क्या स्टेट पे बताया, जो रियलिटी आप लावा को देखते हो उससे. तो प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट है. छोड़ दो, इसके आगे प्लाज्मा के बारे में पूरे चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, ये एक अलग ही टॉपिक है जो आपको हायर फिजिक्स यानी 13 में आपको प्लाज्मा के बारे में नॉलेज मिलेगा, तब तक छोड़ दो. We shall discuss mechanical properties of only liquid and gases in this chapter, है ना, पहले ही बता दिया. So the shear modulus of a fluid is 0. What is shear modulus? shear modulus, ये वर्ड सुना है? Yes. पता है वो 6 चैप्टर के अंदर था, 3 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ, यंग sir. मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यानी शियर मॉड्यूलस. शियर मतलब शेप चेंज होने वाला मॉड्यूलस. तो यहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे हैं, लिक्विड में ऐसा नहीं कि आप उसको फोर्स लगा और वो शेप बदले और फोर्स हटाओ तो रिगेन करे, ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पर शियर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड बहुत बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है या 0 होता है. ठीक है, मतलब आप उसको शेप बदली कर सकते हो इजीली. इन दिस चैप्टर fluid are a substance which cannot resist any shear force applied to them. मतलब फ्लूइड क्या करता है, हमने अगर उसको फोर्स लगाया ना तो वो फोर्स को अपोज नहीं कर सकता. इट कैन नॉट रेजिस्ट द अप्लाइड फोर्स. एयर, वाटर, फ्लोर, डफ, टूथपेस्ट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्लूइड. आप टूथपेस्ट का भी शेप बदल सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा फोर्स लगा उसका शेप बदल जाता है. फ्लोर, डफ का शेप बदल जाता है. तो ये सब क्या है, ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूसली अपना शेप बदल देती है थोड़े से फोर्स से. ये सब फ्लूइड के अंदर काउंट होती है. मोल्टन लावा इज ऑल्सो अ फ्लूइड. मोल्टन लावा मतलब पिघला हुआ लावा, वो भी फ्लूइड ही है. तो ये सारे एग्जांपल फ्लूइड के अंदर आते हैं. आपको फ्लोर, डफ का थोड़ा डाउट लगेगा, मेरे को भी लग रहा है, आप उसको छोड़ सकते हो. एयर, वाटर समझ में आया, टूथपेस्ट भी समझ में आया, 2 चीज कंबाइन है उसमें. बट आप फ्लोर, डफ को लेते हो तो थोड़ा सा मुझे भी डाउट फील होता है. ठीक है, वो जस्ट उन्होंने फ्लूइड के बारे में नहीं बताया, उन्होंने बताया कि जो रेजिस्ट नहीं करता वो बॉडी के बारे में बता रहे थे. ठीक है, अ फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और अ प्रेशर ग्रेडियंट. व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट? Change in pressure divided by length or distance. सुपर्ब बेटा, सुपर्ब. चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये एकदम सही आंसर है, प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है, नाउ फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और अ प्रेशर ग्रेडियंट. या तो फ्लूइड फोर्स की वजह से या तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से. प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस वाइज प्रेशर बदलते रहता है ना, उसकी वजह से फ्लूइड फ्लो होता है. बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड. आप किसी भी फ्लूइड का मोशन में स्टडी करने जाओगे ना, डिफिकल्ट होगा. हालांकि हम करने वाले हैं आगे जाकर. डिफिकल्टी इसलिए हुआ क्योंकि हमें माइक्रो लेवल पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसको समझना पड़ेगा, तो हम उसके पूरे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड फ्लूइड बाय मेकिंग सम सिंपल assumption. We introduce the concept of ideal fluid to understand the behavior. हम लोग आइडियल फ्लूइड सीखेंगे. व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? एक ऐसा फ्लूइड जिसके बारे में हमें पता है कि ये ऐसा ही बिहेव करेगा. देखो, 2 चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी. आई थिंक मैंने आपको ये बताया था, दोनों में डिफरेंस क्या है. बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, अलग अलग है? अलग है फिर. अलग है ना. हाँ, वही, क्या होता है, क्या डिफरेंस है? याद नहीं आ रहा. चलो अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, याद रखना अब इसके बाद से, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिसके बारे में आप पहले से डिटरमाइन करते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसके कैरेक्टर्स के बारे में आप इमेजिनेशन करते हो. आप किसी के बारे में अगर सोचते हो, नया कोई बंदा या नया कोई पर्सन आपके लाइफ में है, पहली बार आपको उससे मिल रहे हो, तो आप उसके नेगेटिव पॉइंट को नहीं जानते हो.
ज्यादा करके आपको उसके अच्छे पॉइंट पता चलेंगे। मान लो आपने उस पर्सन को देखा ही नहीं है, तो आप क्या समझते हो, सब कुछ आपको अच्छा अच्छा लगेगा उसके अंदर, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। उसके बारे में पहले से अच्छी अच्छी चीजें डिस्क्राइब करना। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, उसे जानने के बाद उसके बारे में क्या पता है सब कुछ, वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल बहुत अच्छा लिया था, अगर प्रिंसिपल मैम आपके बारे में एक सर्टिफिकेट बना रही, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो प्रिंसिपल मैम कैसे बनाएगी, सो एंड सो स्टूडेंट इज इन आवर कॉलेज का जो भी है वो स्टूडेंट, एंड उसका मोरल कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ही इज गुड इन एजुकेशन एंड रेगुलर है, सब कुछ ऐसा है, जो भी होमवर्क है वो टाइम पे करता है। वो क्या बता रहे हैं आपके कैरेक्टर्स के बारे में, जस्ट ऊपर ऊपर से, लाइक आइडियल चीजें बता रहे कि एक आइडियल स्टूडेंट कैसा होना चाहिए वैसे बारे में। तो ये मोरल कैरेक्टर आपका प्रिंसिपल ने डिजाइन किया। क्लास टीचर को तो पता ही आप कैसे हो, तो क्लास टीचर को अगर आप अपना मोरल सर्टिफिकेट निकालने बोलोगे तो वो बोलेगी बहुत इरिटेट करता है लड़का या लड़की, लेट एंट्री मारती, होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, एब्सेंट ही ज्यादा है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है, मतलब वो जानती है आपको, इसलिए। समझ गए? तो ये दो चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आप पहले से बिना उसको जाने आप चाहते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब ये ऐसा है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, एन आइडियल फ्लूइड हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ये उसकी आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी, जबकि एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए। पहली चीज, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। हम चाहते हैं कि आइडियल फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब आप उसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। जहां पर भी आप उस आइडियल फ्लूइड को देखोगे उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट होगा। सेकंड, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब वो लिक्विड ऐसे फ्लो होना चाहिए जैसे वो अंदर घूमे नहीं। इरोटेशनल मतलब अंदर रोटेशन नहीं होना चाहिए वो आइडियल फ्लूइड का। अगर वो फ्लो हो रहा है तो सभी एक साथ फ्लो होंगे, सारे लेयर लिक्विड के जो भी लेयर्स होंगे वो सब एक साथ फ्लो होंगे। इट्स फ्लो इज स्मूथ, फ्लो स्मूथ होना चाहिए, कोई फास्ट कोई स्लो ऐसा नहीं। ठीक है, सो देयर आर नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। टर्बुलेंस मतलब डिस्टर्बेंस। आप बहती हुई नदी को देखो, नदी कैसे बहती है, नदी का जो बीच वाला लेयर है ना वो फटाक से बहता है, और जो कॉर्नर का होता है ना वो घसीटते घसीटते साइड से थोड़ा सा टकरा कर स्लो एंड स्टेडीली फ्लो होता है, बराबर ना। तो वो कैसा है, इट इज टर्बुलेंस फ्लो, नॉट एग्जैक्टली स्मूथ। इट इज नॉन विस्कस। आपको चाहिए आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस मतलब उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, देयर इज अ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो। लिक्विड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, देयर इज अ जीरो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इट्स फ्लो इज स्टेडी, पहले ही बता दिया ना, फ्लो स्मूथ होना चाहिए और स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी मतलब कांस्टेंट रेट से जाना चाहिए, यानी जो भी लेयर है वो सब एक साथ आगे बढ़नी चाहिए और कांस्टेंट रेट से। इट्स वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट एट गिवन टाइम। जिस टाइम पे आप फ्लो को स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे वो फ्लो की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए हर पॉइंट पे और लंबे समय तक। समझ रहे हो ये सारी चीजों को? Yes, sir. Yes, sir. अब फ्लूइड को आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लिक्विड और गैसेस, बट मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि आप ज्यादा करके लिक्विड के बारे में सोचो, ना कि गैसियस के बारे में। क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूँ। कभी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको अभी थोड़ा टाइम तक फ्लूइड पे रहना पड़ेगा, फ्लूइड ज्यादा लो, ऐसे बोला है कभी? No. Yes, sir. आपको नहीं तो आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को फ्लूइड थोड़ा ज्यादा Yes, लो, इसका sir. मतलब क्या Yes, बोलना चाहते sir. हैं? Liquids मतलब वाटर ज्यादा पियो। लिक्विड कंटेंट वाली चीजें ज्यादा लो, ऐसा तो नहीं ना हवा पे जियो, क्योंकि फ्लूइड में हवा भी आ जाते हैं ना। तो डॉक्टर तो ये नहीं चाहता ना कि आप हवा ज्यादा लो, ऑक्सीजन ज्यादा लो। क्लियरली अगर उसको ये बोलना होता तो वो बोल सकता था कि लोकेशन चेंज करो, फ्रेश एयर आप कंज्यूम करो, ऐसा सब बोल सकता था। बट लिक्विड ज्यादा लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए वो फ्लूइड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान फ्लूइड मतलब लिक्विड की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, ज्यादा करके लिक्विड के बारे में यहाँ दिया है। It is important to understand the difference between a solid and a fluid. Solid can be subjected to shear stress. Solid को थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो अपना शेप बदलता है, फोर्स हटाने पर रिगेन करता है। वो फोर्स को हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, एज शोन इन द फर्स्ट फिगर। नॉर्मल स्ट्रेस, ऑल साइड से फोर्स लगाकर उसको कंप्रेस किया जा सकता है, या तो दूसरा एक है आप ऑल साइड से फोर्स लगाकर उसको इलोंगेट करके टेंसाइल स्ट्रेस उसको बोलते हैं। आप ये दिखा सकते हो, ये सॉलिड के लिए है। Solid oppose the shear stress either by developing a restoring force. Solid shear stress को oppose करता है क्योंकि उसके अंदर एक restoring force develop हो रहा है, which means that deformation are reversible. इसका मतलब जब आप फोर्स लगा रहे थे वो शेप बदली कर देगा, फोर्स हटाने पर
अंदर वाला फोर्स बॉडी को रिगेन करेगा, और दे एक्वायर अ सर्टेन इनर्शियल स्ट्रेस बिफोर दे डिफॉर्म एंड स्टार्ट फ्लोइंग। या तो वो इनिशियली वो क्या करेगा, पहले वो अपोज कर लेगा। आप किसी भी सॉलिड का ऐसा कर सकते हो, फोर्स लगाते हो तुरंत बैंड नहीं होगा, पहले तो वो अपोज करेगा, फिर आपने फोर्स बढ़ा दिया तो फिर वो टिल्ट होगा या अपना शेप बदलेगा। ठीक है, ये सब हमने 11 में देख लिया था। Ideal fluid on the other hand can only be subjected to normal compressive stress called as a pressure। Ideal fluid को आप सिर्फ नॉर्मल कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेस मतलब सिर्फ कॉम्प्रेस करने वाला स्ट्रेस लगा सकते हो। ओनली, हाँ ओनली वर्ड लिखा है, मतलब आइडियल फ्लूइड को आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यानी नीचे के दोनों फिगर 2.2 उसमें भी कॉम्प्रेसिव वाला स्ट्रेस लगा सकते हो, हल्का सा, जिसको हम प्रेशर बोल सकते हैं। मोस्ट फ्लूइड ऑफर अ वेरी वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड क्या करते हैं, ऑपोजिशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते या बहुत कम अप्लाई करते, वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। जबकि रियल, ये आइडियल फ्लूइड की बात थी, आइडियल फ्लूइड हल्का सा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है शेप को बदल होने पर, यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पे। रियल फ्लूइड डिस्प्ले viscosity and so are capable of being subjected to low level of shear stress। रियल फ्लूइड क्या करता है, विस्कोसिटी की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से वो हल्का सा shear स्ट्रेस डेवलप करता है या अपोज करने का पावर रखता है अपने अंदर। मतलब आइडियल फ्लूइड या तो ना के बराबर या तो हल्का सा रेजिस्टेंस करता है, जबकि रियल फ्लूइड थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर करता है। रियल फ्लूइड डिस्प्ले विस्कोसिटी and so are capable of being subjected to low level of shear stress। तो बहुत कम लेवल का shear stress डेवलप कर सकता है। अब ये जो पहला डायग्राम दिया ना, वो कैसा डायग्राम दिया मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तालिब थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है बट आप कंटिन्यू रहना, क्योंकि जो कॉलेज में 50-40 मिनट्स में नहीं हो पाता, वो यहाँ पर थोड़ा इलोंगेटेड टाइम में आपको डिटेल में समझेगा। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर एक बीकर बना लेते हैं, बीकर नहीं, एक वेसल बना लेते हैं। उस वेसल के अंदर पूरा पानी भर लेते हैं, यहाँ तक पूरा पानी भर लेते हैं ऐसे। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, नीचे वाला पूरा लेयर। ठीक है, हुआ क्या, इस पानी के अंदर मैंने ना एक रेक्टेंगल, ये वाला जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा था ना, ये वाला, ये रेक्टेंगल एक पेज डाला हुआ है। जब पानी एकदम शांत होता है ना, तो आप वर्टिकल एक पेज डाल सकते हो उसके अंदर। ये वर्टिकल पेज वर्टिकली अंदर जाना चाहिए, ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए। जब वो वर्टिकल पेज वर्टिकली अंदर जाएगा ना, तो आप देखो ऐसा दिखेगा। उसको हम छोटा सा एरिया देते हैं, वो पेज को एक छोटा सा एरिया नाम देते हैं DA। और इधर जो लिक्विड है ना, यहाँ का लिक्विड, ये पेज के ऊपर इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये फोर्स है DF। तो इसका मतलब है वो पेज है ना, एक साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। उधर का लिक्विड भी उसको ऐसा फोर्स दे रहा है, वो भी DF है। मतलब वो लिक्विड भी उसको यहाँ से और वहां से फोर्स दे रहा है। ये पेज वर्टिकल है, ध्यान रखना, वर्टिकल पेज है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उसको फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो पेज वर्टिकल रहेगा। इस केस में आपने पेज को छोड़ नहीं दिया है, पेज को होल्ड किया है। ये दोनों पॉइंट से आपने पेज को होल्ड किया है ना, और वर्टिकली होल्ड किया है, तो दोनों साइड से उसको जो फोर्स मिल रहा है वो इक्वल और ऑपोजिट है। ये क्या बताना चाहते हैं वो समझो। ये जो फिगर शोज कर रहे हैं वो स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया DA है एट रेस्ट विद इन द फ्लूइड। ये एरिया रेस्ट पे है जो फ्लूइड के अंदर रखा गया है। द सरफेस डज नॉट एक्सेलरेट, ये सरफेस एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यहाँ तो लेफ्ट और राइट पे आगे नहीं बढ़ रहा है। सो द सराउंडिंग फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल नॉर्मल फोर्स DF ऑन बोथ साइड ऑफ इट। इसका मतलब वो शांत लिक्विड इस सरफेस पे दोनों साइड से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और दोनों फोर्स इक्वल है, नॉर्मल फोर्सेस है। इसकी वजह से ये एरिया शांत रहता है। इससे क्या पता चला, बहुत कम चीजें समझ में आई, बट क्या पता चला, इससे एक चीज समझ में आई कि कोई भी सरफेस को अगर आप लिक्विड में डालते हो, लिक्विड शांत है, तो ऑल साइड का फोर्स बैलेंस होता है और वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वली एक्ट होता है। ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है। अब वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती है,
यहाँ पर लिक्विड के अंदर डाला हुआ ऑब्जेक्ट माइनॉरिटी होता है और लिक्विड मेजोरिटी होता है, इसलिए लिक्विड हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। अब दूसरा केस, मेरा दूसरा केस है, अगर ऐसी ऑब्जेक्ट मोशन वाले लिक्विड में एंटर हुई, जो लिक्विड ऑलरेडी फ्लो हो रहा है उसमें एंटर हुई, तो क्या होगा, कोई भी एक साइड का लिक्विड का फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को लेकर जाएगा इसका शेप भी बदल जाता है। ये अभी पूरा पेज वर्टिकल नहीं रहेगा, या तो बीच में से क्रम्बल हो जाएगा, ऊपर से थोड़ा झुक जाएगा, या फिर ये पूरा एक स्क्वीज हो जाएगा, समथिंग ऐसा शेप हो जाएगा लिक्विड ये पेज का, यानी ये ऑब्जेक्ट का। ऐसा ही हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है जो पानी के अंदर एंटर हुआ है, और वो एंटर होने के बाद ऑल साइड से फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर पानी शांत है तो ऑल साइड से फोर्स, अगर पानी मोशन वाला है या लिक्विड मोशन वाला है तो फिर उसका शेप बदल जाता है। ठीक है, थोड़े बड़े लेवल पे सोचेंगे तो मैं शिप की बात कर रहा था। कौन से शिप? सबमरीन। सबमरीन पानी के अंदर एंटर होती है ना, तो सबमरीन भले कितनी भी बड़ी हो, पानी उससे ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मेजोरिटी में है, तो वो शिप के ऊपर, उस सबमरीन के ऊपर ऑल साइड से फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो चाहता है कि वो सबमरीन छोटी हो जाए, स्क्वीज हो जाए। ठीक है, और अगर वो मेटल प्रॉपर नहीं रहा तो डेफिनेटली वो स्क्वीज हो जाती है। अभी आगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अभी ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। हमने ऊपर क्या देखा था? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। ये कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि हमें चाहिए था कि फ्लूइड ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब सच में फ्लूइड कैसा है? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। फ्लूइड है ना, ऑपोजिशन नहीं कर पाता डिफॉर्मेशन के, इसलिए वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, शेप बदल देता है। जैसे पानी की बोतल में रख के अगर आप उसको निकाल के किसी और में डालो तो वो लिक्विड अपना शेप बदल देता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर चीज होल्ड नहीं कर पाता। दे हैव अ एबिलिटी टू फ्लो। लिक्विड के पास एबिलिटी है कि वो फ्लो हो सके। दे हैव अ एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी हमें पता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेता है। मतलब ये सब प्रॉपर्टी जो हमें पता है इसके बारे में, जब हमने स्टडी किया उसके बाद हमें इसके बारे में पता चला। ठीक है, a fluid exhibit this property because it cannot oppose a shear stress when in static equilibrium। अभी कोई भी फ्लूइड ये प्रॉपर्टी क्यों पोजेस करता है? क्योंकि वो shear स्ट्रेस को अपोज नहीं कर सकता। अब आप उस छोटे से एरिया से क्या दिखाना चाहते थे? छोटे से एरिया से ये दिखाना चाहते थे कि छोटा सा एरिया पानी में जाते ही पानी उसको ऑल साइड से फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इक्वल फोर्सेस एक्ट हो रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर। बट पानी के ऊपर भी ये सरफेस फोर्स लगा रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है। इमेजिन करो, ये इसकी जगह पे मैंने कोई फुटबॉल का बॉल ला के पानी में डाल दिया होता तो वो पानी के लेयर को ऊपर उठा देता। मतलब वो फुटबॉल का बॉल पानी को प्रेशराइज करता, उतना एरिया कवर करने के लिए जबरदस्ती करता, तो पानी का लेवल ऊपर उठता ना। मतलब पानी उस चीजों को अपोज नहीं कर पा रहा है। अगर वही फुटबॉल में जमीन के ऊपर प्रेशराइज करो तो क्या वो जमीन में खड्डा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब लिक्विड को आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, लाइक उसको फोर्स लगा सकते हो, डिफॉर्मेशन कर सकते हो, और वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, सॉलिड नहीं हो पाता। यही मेजर डिफरेंस हमने देखा था। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। यहां तक कुछ क्लियर हो रहा है? Yes. ओके। हाँ, 2 घंटे खत्म हो गए, आई नो दैट। हमारा लास्ट टाइम का थोड़ा कंटेंट रह गया था तो वो एक्सटेंड में कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम आगे जाएगा। चाहिए तो छोटा सा ब्रेक ले लेते 2-3 मिनट का, या फिर कंटिन्यूएशन में रखते। आप बोलो क्या करना है, मैं तो सब रेडी हूँ। हाँ, सब आप ब्रेक। बोलो ब्रेक। ओके चलो, 9:01 से 9:05 तक का ब्रेक। अच्छा, आशीष बोल रहा है कंटिन्यू, तो 1 मिनट कम कर लेते हैं। 9:04 तक का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको काम करना है खत्म करके वापस आ जाओ। 9:05 को कंटिन्यू करते हैं, 9:04 को।
चलो कंटिन्यू करें। ओके Yes. अच्छा आप लोग बोलो अभी कंटिन्यू करना है या रुकना है, ऐसे बाद में मूड रुकना ऑफ है रुकना है। मूड ऑफ करके मत बैठना ऐसे कि सर इतना खींच रहे खाली पीली, 11 में तो इतने अच्छे सिखा रहे थे, अभी 12th में इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर है, आप बोलो कंटिन्यू करना है या रुकना है। एक सर बच्चे रुकना है। थक गए। हाँ सर। अच्छा एक 10 मिनट और कंटिन्यू करते हैं, 9-10 को रुके चलेगा। हाँ सर चलेगा। It's not. हाँ फ्लूइड एट रेस्ट, अभी हम जो भी सीखने वाले हैं, एक टॉपिक तो सीखने वाले हैं, वो फ्लूइड एट रेस्ट पे होगा। मतलब उसमें ना वो फ्लूइड मोशन नहीं कर रहा है, मोशन वाला फ्लूइड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टडी करना, जैसे आगे लिखा था। तो अभी हम फ्लूइड को रेस्ट करके सीखने वाले हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोस्टैटिक। ये याद रखना, हाइड्रोस्टैटिक करके एक स्टडी होती है फिजिक्स में, जिसमें हम किसी भी लिक्विड को या फ्लूइड को रेस्ट पे स्टडी करते हैं। आगे की कुछ टॉपिक आपको इसके रिलेटेड ही होंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रेशर, एनी आइडिया प्रेशर क्या होता है, किसी को पता है? फॉर्मूले के अलावा किसी को प्रेशर के बारे में कुछ पता है? The force exerted on a certain area is called pressure. फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। ओके यूनिट एरिया भी सर चलेगा। यूनिट एरिया, हाँ यूनिट एरिया भी चलेगा, ठीक है। एनी अदर थिंग्स किसी को प्रेशर के बारे में पता है? ऐसे मैंने लास्ट ईयर के बच्चों को भी पूछा था प्रेशर के बारे में, उन्होंने क्या बताया पता है? सर ब्लड प्रेशर के बारे में सुना है। तो बायोलॉजी है। फिर क्या बोल सकते हैं, अभी प्रेशर जहां जहां जुड़ता है वो सब चीजें सुनी हुई है, ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर अलग अलग नाम लेने लगे फिर वो। प्रेशर। एक्यूप्रेशर, हाँ। तो प्रेशर क्या होता है, अब आप है ना इसमें थोड़ा अलग वे से सीखोगे व्हाट इज प्रेशर। तो ध्यान देना, अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। कोई भी फ्लूइड किसी वेसल के अंदर रेस्ट है ना, तो वो फ्लूइड उस वेसल के साथ कांटेक्ट करती है। मतलब कांटेक्ट कहाँ कहाँ कर रही है? साइड में और बॉटम में, क्योंकि हमने एक बड़े से टब में, बड़ा सा टब होता है ना, तो बड़े से टब में पानी भर के रखा है, बड़े से ड्रम में पानी भर के रखा है। तो ड्रम का सरफेस साइड वाला और ड्रम का जो बॉटम है वो टब का भी, उधर ये लिक्विड टच कर रही है। मतलब उस जगह पे वो क्या कर रही है? फोर्स एक्सर्ट कर रही है। कौन? लिक्विड या फ्लूइड। द सरफेस में बी अ वॉल और अ बॉटम ऑफ द ओपन कंटेनर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। The normal force exerted by a fluid at rest per unit surface area of the contact is called as the pressure of the fluid. प्रेशर जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? जितना भी उसने फोर्स एक्सर्ट किया था या तो वॉल के ऊपर या तो बॉटम सरफेस के ऊपर, पर यूनिट सरफेस एरिया। जैसे इस बच्चे ने बताया फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर हो जाता है। ठीक है। अब ये फिगर के अंदर, फिगर शोज फ्लूइड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन द वर्टिकल सरफेस एंड फिगर शोज फ्लूइड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये दोनों सरफेस आपने डाले हैं, मतलब दो तरीके के सरफेस आपने किसी भी स्टेबल फ्लूइड के अंदर इंसर्ट किए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट आपको अब एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्मॉल वेट, जिस ऑब्जेक्ट का वेट कम है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर इफ इट्स वेट एक्ट ऑन द स्मॉल सरफेस एरिया। ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट हाई प्रेशर इफ इट्स वेट एक्ट ऑन द स्मॉल सरफेस एरिया। अगर ऑब्जेक्ट छोटी भी रहे ना और वो भी स्मॉल सरफेस एरिया के ऊपर एक्ट करेगी ना, तो भी वो हाई प्रेशर एक्ट करती है। एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आपका ये छोटा सा बॉटम एरिया है और उसके ऊपर ऐसा बड़ा एरिया है, ये आपका ग्लास जैसा हो गया, पानी का ग्लास। बट आप समझो कि ये थर्मोकोल का ग्लास है या फिर वो कार्डबोर्ड का ग्लास होता है ना, जैसे चाय का कप होता है वैसे।
आपका ये बॉटम एरिया बहुत छोटा है, ठीक है, तो आपने इसके अंदर जो लिक्विड भर के रखा है, यहां तक भर के रखा है, ये लिक्विड का वॉल्यूम हुआ, बराबर, ये लिक्विड का वॉल्यूम हुआ इतना, इसको भी आप सर्कुलर ले सकते हो ऐसा, ये लिक्विड का वॉल्यूम हो गया इतना सारा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका वेट थोड़ा कम है। कितना होगा ये लिक्विड का वॉल्यूम? आप एक सिंपली एक कप ऑफ चाय लेते हो तो कितना ml होगा, कितना वेट होगा उसका, करीबन 10-20 ग्राम, बराबर, 50 ग्राम मैक्स टू मैक्स, है ना। 50 ग्राम वो चाय छोटे से कप में आ जाती है, 50 ग्राम के आसपास होगी। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्मॉल वेट कैन एक्सर्ट अ हाई प्रेशर इफ इट्स वेट एक्ट ऑन अ स्मॉल सरफेस एरिया। अगर ये वेट इतने छोटे एरिया पे एक्ट हो रहा है ना, तो भी ज्यादा प्रेशर एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन जो है, सॉरी, ये फोर्स जो 10 न्यूटन है, अगर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे एक्ट हो रहा है ना, तो भी ये कितना एक्ट होता है पता है, 10 अपॉन 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू 10 टू द पावर 5। इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो, जबकि सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो, समझ रहे हो। तो अगर ये 10 न्यूटन वाला फोर्स छोटे से सरफेस एरिया पे एक्ट करेगा ना, तो भी वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्सर्ट करता है। जबकि वही 10 न्यूटन वाला वो लिक्विड जो आपने पकड़ा है, उसने 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में आप एक्सर्ट करवा रहे। 1 मीटर स्क्वायर मतलब ये बेसमेंट बड़ा हो गया और आपका ग्लास का ये छोटा हो गया, इसके अंदर आपने लिक्विड भरा है, वो लिक्विड हार्डली यहां तक भर के हुआ है, इतना लिक्विड भरा हुआ है। तो ये 10 न्यूटन का जो लिक्विड है, जिसका बेस एरिया काफी बड़ा है, उसके ऊपर ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, हार्डली 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, बुलेट हो सकता है बेटा, सही है, बुलेट हो सकता है। और वो बुलेट कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे डिटेल में, पहले फिलहाल यहाँ पर ये देख लेते हैं। ये बच्चे लोग, सर को आंसर देने से पहले मेरा इधर लेक्चर खत्म होने दो, 2 मिनट रखो, सर को बाद में आंसर दो। सर हम इसलिए रुके थे, लेकिन उनका फिर से मैसेज आया, नो रिस्पॉन्स, इसलिए देना पड़ा। ओके रुको, ठीक है ठीक है। तो जस्ट ये लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, फिर आप उनको आंसर देते बैठो, फिर कंटिन्यूस आंसर दो, सब लोग एक साथ दो। तो यहाँ पर ऐसा है कि छोटा सा सरफेस एरिया है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जब नीचे का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वही 10 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब इसका ये मतलब समझने की कोशिश करो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको समझने की कोशिश करो। 1 न्यूटन वेट कितना होता है पता है, 100 ग्राम ऑफ मास। आप 100 ग्राम का कोई लिक्विड ले लो, वो 100 ग्राम का लिक्विड ले लो, और ग्रेविटी अगर 10 है, तो 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, ये क्या हो गया, मास हो गया। और मल्टीप्लाई बाय, जब आप ग्रेविटी 10 करते हो, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी किया, तो क्या बनेगा, फोर्स। तो ये कितना आंसर बनेगा पता है, 1 न्यूटन आंसर बनेगा। अगर आपको 1 न्यूटन फोर्स समझना है ना, तो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ले लो, ग्राम, ml नहीं, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड लो, और उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटी आप 10 समझ लो, जबकि 9.8 है, 10 समझ लो, तो वो 1 न्यूटन का फोर्स हो गया। आपने होली के टाइम बहुत किया होगा, फुग्गे में पानी भर के टेरेस से किसी के ऊपर हिट करने पर, तो आप क्या कर रहे हो पता है, फुग्गे का जो पानी भर रहे हो वो 100 ग्राम होगा, उसको आप ग्रेविटी के साथ छोड़ देते हो ना, तो जिसके ऊपर वो इम्पैक्ट करता है वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है। आप इतने अच्छे थोड़ी हो, आप तो नेम लेकर उसको चोपते हो, जोर से मारते हो, तो आप 1 न्यूटन नहीं, करीबन 10 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो उस पर्सन के ऊपर, जिसको जोर से पीठ पे लगता है, और फिर बाद में क्या होता है, गाली गलौज। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्रेशर कैसे डेवलप होता है। 1 न्यूटन वेट कितना होगा, 100 ग्राम, 10 मल्टीप्लाई करके, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल होता है, ये याद रखना, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल ये दोनों सेम है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल होता है। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, ये आप निकाल सकते हो, प्रेशर स्केलर क्वांटिटीज है, कभी कोई पूछा ना तो बता देना, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। अदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार एंड टॉर, बार एंड टॉर ये प्रेशर के दूसरे यूनिट है। 1 बार मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, पास्कल यूनिट बड़ा है, न्यूटन पर मीटर यूनिट बड़ा है, बार यूनिट बड़ा है, कौन सा बड़ा है,
bar. बार यूनिट बड़ा है, ठीक है। 1 हेक्टा पास्कल, एच पास्कल इज 100 पास्कल होता है, ठीक है। अब कैन यू टेल का आंसर हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। why does a knife have a sharp edge and a needle has a sharp tip? क्यों ये सब चीजें होती है? हाई प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, हाई प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए नाइफ एकदम शार्प होनी चाहिए, जिससे वो जो भी चीज को कट कर रही है पूरे नाइफ का वजन उस छोटे से शार्प एज से उस बॉडी पे लगता है। इसलिए देखो वो जो शेफ है ना, वो बड़े वाले नाइफ यूज करते हैं, मोटा वाला नाइफ देखा है ना आपने, ऐसा वाला नाइफ होता है, चॉपर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, ऐसा वाला। Yes. देखा, ये नाइफ एज का शार्पनेस होता है, बट इतना वजन ये इसके ऊपर लग के वजह से या यहाँ इसके ऊपर लगने की वजह से वो बॉडी को जल्दी से कट करता है। हमारे घर पे कैसी नाइफ होती है? ऐसी वाली नाइफ। तो इससे हमारे घर वालों को ज्यादा वजन लगाना पड़ता है चीजों को कट करने के लिए। आप देखो कोई भी चीज कट करोगे ना तो ज्यादा प्रेशर लगाते हो, अगर आप ऐसा नाइफ लेकर आओगे ना तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। चलो सी या, बाय बाय, मिलते हैं आफ्टर एग्जाम। बाय बेटा। Bye, sir. Thank you. बाय बच्चा। या थैंक यू सो मच, आपको थैंक यू। ताले मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय श्रेया, बाय बेटा, बाय।